हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी विद राहुल में। आज इस वीडियो में बेसिकली हम अध्याय लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों से संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो क्वेश्चंस उनके बारे में जो है हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहला आपका क्वेश्चन है डेमोक्रेसी। जो ये वर्ड है आपका डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से संबंधित है, यानी कि ये जो शब्द है डेमोक्रेसी तो ये किस भाषा से जो है निकल कर आए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका यूनानी, यानी कि ये जो डेमोक्रेसी जो शब्द है ये बेसिकली यूनानी भाषा का शब्द है। जो डेमोक्रेसी जो शब्द है वो यूनानी भाषा के डेमोक्रेशिया शब्द से निकल कर आया है। किस डेमोक्रेशिया बेसिकली दो पार्ट्स में होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ये हो गया आपका क्रेशिया, तो डेमोक्रेशिया शब्द से निकल कर आया डेमोक्रेशिया। तो डेमो जो शब्द है उसका बेसिकली अर्थ होता है लोग, और क्रेशिया जो सेकंड है ये जो आपका शब्द है इसका अर्थ होता है शासन। तो यानी कि डेमोक्रेसी जो शब्द है उसका जो अर्थ उस वो हो गया आपका लोगों का शासन। तो इसका राइट आंसर है आपका यूनानी। देन आपका सेकंड क्वेश्चन है डेमोक्रेसी जो आपका शब्द है उसका अर्थ क्या है। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था, डेमो का मतलब लोग, क्रेशिया का मतलब शासन। तो यानी कि डेमोक्रेसी शब्द का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लोगों का शासन। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है चीन की संसद का नाम क्या है। तो इसमें हमने काफ़ी सारे देशों के बारे में भी बेसिकली इसमें हमने बात की थी। तो ये आपका क्वेश्चन है चीन की संसद का नाम क्या है। तो बेसिकली चीन की संसद का जो नाम है वो है आपका राष्ट्रीय जनसंसद। अगर हम पूरा जो बड़ा नाम है जो चीनी लैंग्वेज में अगर हम उसकी बात करें तो वो नाम है आपका कावांगुओ रेममिन डाइवियाओ दाहुआई। तो ये बेसिकली जो नाम है वो किसका है, चीन की संसद का है। देन आपका फोर्थ क्वेश्चन है भारत में वोटर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, यानी कि भारत में आपको जो वोट डालने का बेसिकली जो अधिकार मिलता है जब आप एक वोटर बनते हैं तो उसकी जो कम से कम उम्र जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो वो होनी चाहिए बेसिकली इसका राइट आंसर आपका 18 साल। यानी कि भारत में मतदान के अधिकार को पाने के लिए, एक वोटर बनने के लिए आपकी जो उम्र है वो 18 साल से अधिक होनी चाहिए। देन आपका यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन है लोकतंत्र की परिभाषा जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन ही लोकतंत्र है, किसके द्वारा दी गई है। तो बेसिकली ये काफ़ी जो है प्रसिद्ध एक परिभाषा है। तो ये जो परिभाषा है वो बेसिकली अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे उनके द्वारा बेसिकली ये जो डेफिनेशन है वो दी गई थी। इसके बाद है आपका छठा क्वेश्चन पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने लोकतांत्रिक सरकार का तख्तापलट कब किया था। यानी कि जनरल परवेज मुशर्रफ के आने से पहले वहाँ पर क्या था, बेसिकली लोकतांत्रिक, वहाँ पर अभी भारत की तरह ही एक लोकतंत्र था। और इनके आने के बाद क्या है, बेसिकली वहाँ पर वो लोकतांत्रिक सरकार का इन्होंने तख्तापलट कर दिया था और वहाँ पर इन्होंने अपना जो सैनिक शासन बेसिकली जो है वो वहाँ पर पाकिस्तान में क्या है इन्होंने स्थापित कर दिया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 1999, यानी कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट जो पाकिस्तान में किया था वो 1999 में किया था। हुआ क्या था कि 1999 में तख्ता पलट के बाद जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे वो पाकिस्तान के क्या है मुखिया बन गए। यानी कि उन्होंने कहा कि जो शासन चलेगा वो मेरे द्वारा ही यहाँ पर चलाया जाएगा। उसके बाद फिर उन्होंने खुद को जो है पाकिस्तान का राष्ट्रपति जो है वहाँ पर घोषित कर दिया था और अपने जो है शासन को चलाने के लिए उन्होंने वहाँ पर कुछ संविधान में महत्वपूर्ण बदलाव भी किए थे। ठीक है, और जो फैसले लेने के जो प्रमुख अधिकार है वो क्या थे, वो अपने अंडर में या जो इनकी जो परिषद थी उसको बेसिकली जो है इन्होंने सौंप दिए थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 1999। देन आपका सेवंथ क्वेश्चन है चीन की संसद हेतु नियमित रूप से कितने वर्षों में चुनाव होते हैं। तो चीन की जो संसद है तो उसके जो चुनाव होते हैं बेसिकली वो नियमित रूप से कितने वर्षों में होते हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा प्यारे दोस्तों वो होगा आपका 5 वर्ष। यानी कि 5 वर्ष, प्रत्येक 5 वर्ष में चीन की जो संसद है जिसको हमने देखा था इसका क्या नाम है, राष्ट्रीय जनसंसद, या फिर उसमें जो चीनी लैंग्वेज में इसका नाम था कावांगुओ रेममिन डाइवियाओ दाहुआई। तो उसके लिए जो प्रत्येक जो चुनाव होते हैं तो कितने वर्षों में होते हैं, तो वो 5 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में एक फैक्ट मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं। तो चीन में जो चुनाव होते हैं बेसिकली क्या होता है कि जो संसद होती है इस संसद को देश के राष्ट्रपति को चुनने का क्या है इसको अधिकार होता है। और वहां पर जो इलेक्शंस होते हैं बेसिकली वो उसी के लिए होते हैं। और चुनाव लड़ने के लिए क्या होता है कि सभी उम्मीदवारों को, एक पार्टी है चीन में, केवल एक सिंगल पार्टी है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, तो उससे क्या है मंजूरी जो है लेनी पड़ती है सभी उम्मीदवारों को जो इलेक्शंस होते हैं उनमें लड़ने के लिए। और सरकार क्या होती है वो हमेशा क्या है कम्युनिस्ट पार्टी की, चूंकि एक ही पार्टी है तो सरकार हमेशा उसी की रहेगी। केवल जो उम्मीदवार जो है उसके वो चेंज हो जाते हैं और उनको भी इलेक्शन लड़ने के लिए जो मंजूरी है वो किससे लेनी पड़ती है, उसी कम्युनिस्ट पार्टी से। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में मैक्सिको देश में कितने वर्षों के बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, ये जो मैक्सिको आपका जो देश है तो इसमें कितने वर्षों के बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6 वर्ष। यानी कि प्रत्येक 6 वर्ष बाद क्या है मैक्सिको जो देश है उसमें
जो है राष्ट्रपति का जो है वहाँ पर क्या होता है, चुनाव होता है। अब मैक्सिको के बारे में दो तीन चीज़ें हम देख लेते हैं कि पहला तो यही है कि जो है वहाँ पर राष्ट्रपति का जो चुनाव है प्रत्येक 6 साल में होता है, वहाँ पर जो है चुनाव कराए जाते हैं। बेसिकली 1930 में जो मैक्सिको है वो क्या है, आज़ाद हुआ था, और इस देश में कभी भी सैनिक शासन या तानाशाही नहीं आई है। लेकिन वहाँ पर बेसिकली हुआ क्या था कि एक पार्टी थी पीआरआई, पीआरआई मतलब इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। तो क्या था कि इस पार्टी को क्या है कि लगातार 2000 से लेकर और अब जितने भी चुनाव इसमें हुए थे तो वहाँ पर क्या उसी पार्टी को जीत मिलती रही थी। और वो क्यों मिलती रही थी, क्योंकि ये जो पार्टी है वो चुनाव में क्या है, जीतने के लिए हर प्रकार से क्या है तरीके तरीके के जो हथकंडे ये जो है अपनाती आई है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आपका 9th क्वेश्चन, इनमें से किस देश में वर्ष 2015 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था? तो ये हो जाएगा आपका सऊदी अरब। तो सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहाँ पर क्या था कि 2015 तक भी वहाँ पर जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट आपका 10वां क्वेश्चन, भारत में चुनाव का संचालन किसके द्वारा कराया जाता है, यानी कि किस संस्था के द्वारा। बेसिकली इस क्वेश्चन का जो मतलब है वो ये है कि किस संस्था के द्वारा भारत में जो है जो चुनाव जो है वो कराए जाते हैं। चालन मतलब कि कराए जाते हैं, सारी देख रेख किसके अंडर में होती है उस वो है आपका। तो भारत में जो चुनाव का संचालन है वो बेसिकली यहाँ पर किसके द्वारा कराए जाते हैं, चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है। यानी कि किसी भी प्रकार के आप यहाँ पर जो इलेक्शंस देखेंगे वो सभी किसके अंडर कराए जाते हैं, वो चुनाव आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। आपका 11वां क्वेश्चन है फिर, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के अंतर होता है, यानी कितने वर्षों के बाद होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो बेसिकली प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जो है आयोजित किया जाता है। अब ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है? जो ये शब्द है आपका ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है? आपने देखा होगा कि अब पिछले कुछ चुनावों से एक मशीन है जिसके द्वारा जो यह इलेक्शन कराए जाते हैं जो कि है ईवीएम, है ना। तो उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो बेसिकली इसकी जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो आएगी आपका सेकंड ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यानी कि पहले जो प्रक्रिया चुनाव कराने के लिए अपनाई जाती थी उसमें बेसिकली क्या था कि आप जाते थे, वहाँ पर बैलेट पेपर होता था, उस पर स्टैंप लगाते थे, जिस भी पार्टी को आपको वोट देना उस पेपर को फोल्ड करके एक डब्बे में डाल दिया जाता था, तो वो क्या आपकी वहाँ पर वोट हो जाती थी। लेकिन अब क्या है, मशीन में जाकर आपको वहाँ पर बेसिकली बटन दबाना होता है जो कि किसके द्वारा होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको हम क्या है शॉर्ट में ईवीएम भी कहते हैं। देन आपका 13वां क्वेश्चन है, शासन का वह स्वरूप जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है उसे क्या कहते हैं? तो होप ये तो सभी को पता होगा कि जिसमें जो है शासकों का चुनाव, शासक बोले तो जो जनता पर शासन करते हैं, जो किसी देश पर शासन करते हैं, है ना, जो किसी राज्य पर शासन करते हैं, तो उनका चुनाव जब जनता करती है तो उस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र या लोगों का शासन। नेक्स्ट कुछ और भी इसमें क्वेश्चन ऑप्शंस आपको दिए हैं, जैसे राजतंत्र। तो राजतंत्र तो ऑब्वियसली राजतंत्र मतलब राजा का तंत्र, यानी कि राजा का शासन, जिसमें राजा के द्वारा शासन किया जाता है, जैसे इसको आप देख सकते हैं सऊदी अरब में। उसके बाद है सैनिक शासन। तो सैनिक शासन में तो ऑब्वियसली बात है कि सैनिकों के द्वारा या उनके भी जो भी जनरल होते हैं, जैसे पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ, तो ये होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका लोकतंत्र। तो लोकतंत्र में क्या है, जो शासन है वो लोगों के द्वारा जो है मतलब किया जाता है, चुनाव जो है जनता द्वारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 14वां, इनमें से किस देश में एक गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है? ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, एक तो हमने लोकतांत्रिक, लोकतंत्र मतलब जिसमें लोगों का शासन होता है, और उसके बाद है देन आपका गैर लोकतांत्रिक। तो गैर लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो है आपकी म्यांमार देश में। कैसे है थोड़ा सा वो समझ लेते हैं। तो वहाँ पर क्या है, म्यांमार में एक प्रकार का सैनिक शासन जो है वहाँ पर चलता है, और वहाँ पर जो सैनिक शासन है उसका चुनाव क्या है लोगों ने नहीं किया है। गैर लोकतांत्रिक बेसिकली क्यों है, क्योंकि जो सैनिक शासन वहाँ पर चल रहा है तो सैनिकों के हाथ में जो शासन है वो जनता ने नहीं दिया है, और ना ही उसके लिए लोगों के द्वारा कोई चुनाव कराए गए। यहाँ पर क्या है, शासक के फैसलों में लोगों की कोई भी भागीदारी नहीं है। सैनिक शासन है, सैनिकों का जो मन करता है वो उसी प्रकार से वहाँ पर जो है फैसले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका फिर 15वां क्वेश्चन 15th, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए? यानी कि अंतिम रूप से जो निर्णय लेने की शक्ति है, यानी कि निर्णय बना लो, फैसले बना लो, लेकिन उनको लागू करने की अंतिम रूप से वो किसके पास होनी चाहिए? तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थर्ड, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास। यानी कि वो प्रतिनिधि जिनको जनता चुनाव में चुनती है, तो अंतिम फैसले लेने की जो शक्ति है वो बेसिकली किसके पास होनी चाहिए? जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के
पास होने चाहिए। चलिए, आपका 16वां क्वेश्चन है फिर इसमें, सैनिक शासन और राजतंत्र किस प्रकार के शासन है। जैसा कि हमने ऊपर बात की थी, तो इनमें क्या होता है कि ये लोकतांत्रिक शासन नहीं होते हैं, यानी कि जो आपके सैनिक शासन है उसमें भी जनता की कोई भागीदारी नहीं होती है। बेसिकली राजतंत्र में भी जनता की कोई भागीदारी नहीं होती है। सैनिक शासन में तो क्या होता है कि वहाँ पर जो भी फैसले लिए जाते हैं तो सेना का जो भी प्रमुख होता है या सेना के द्वारा जिस भी परिषद को चुना जाता है उसके द्वारा ही वहाँ पर महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। सेम राजतंत्र में होता है। तो राजतंत्र में भी जो भी मंत्री राजा के द्वारा जो है नियुक्त किए जाते हैं, या फिर जो भी राजा की परिषद होती है, जो राजा होता है वो महत्वपूर्ण फैसले लेता है, उसमें जनता की कोई भी भागीदारी नहीं होती है। तो सैनिक शासन और राजतंत्र किस प्रकार के शासन है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लास्ट वाला, गैर लोकतांत्रिक, यानी कि इसमें लोगों की कोई भागीदारी होती ही नहीं है। तो लोकतांत्रिक तो ये है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका गैर लोकतांत्रिक। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 17, लोकतंत्र के पक्ष में कौन सा तर्क सही है। यानी कि अब यहाँ पर आपको क्या है, कुछ तर्क दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि कौन सा तर्क जो है वो लोकतंत्र के हिसाब से बिल्कुल ठीक बैठता है। तो पहला तर्क है आपका कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं जिससे अस्थिरता पैदा होती है। तो ये पक्ष में नहीं है बेसिकली। और तर्क भी कौन से हमें बताने हैं जो लोकतंत्र के पक्ष में हो, यानी कि लोकतंत्र को वो कहीं ना कहीं सही ठहराते हो। तो लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं जिससे अस्थिरता पैदा होती है, बात तो सही है, लेकिन ये लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है बल्कि विपक्ष में है। कि ये कहाँ से, इससे क्या हो रहा है, थोड़ी सी लोकतंत्र की जो बुराई है वो निकल कर सामने आ रही है कि इसमें क्या है, नेता भाई अब चाहे वो दल बदल के द्वारा बदले या प्रत्येक 5 वर्ष बाद इलेक्शन के द्वारा बदले, तो कहीं ना कहीं नेता जो है वो बदलते रहते हैं और उससे क्या है, अस्थिरता पैदा होती है। यानी कि एक नेता मान लो किसी फील्ड में कोई अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अगले इलेक्शन में वो चुनाव हार गया, हट गया, कोई और आ गया, तो फिर वो चीज़ थोड़ी सी क्या है, गलत हो जाती है। तो अस्थिरता कहीं ना कहीं इससे पैदा हो जाती है। देन आपका सेकंड ऑप्शन है, नेता अपने हितों को ध्यान में रखकर प्रमुख फैसले लेते हैं जिससे कई बार फैसले गलत या खराब भी हो जाते हैं। अपने हित को ध्यान में रखकर, अब इस शब्द का मतलब क्या है, हित को ध्यान में रखकर, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यानी कि बेसिकली वो उसी चीज़ में ज़्यादा काम करते हैं जहाँ से उनको फ़ायदा होता है, जहाँ से उनका वोट बैंक बनना होता है, जहाँ से उनको अगले इलेक्शन में कुछ बेनिफिट होना होता है, वोट मिलने होते हैं। तो वहाँ पर जो है नेता वो क्या है, ज़्यादातर काम वही करते हैं। यानी कि वो अपना जो हित है, अपना जो लालच है उसको पहले देखते हैं और फिर उससे क्या है, कई बार जो फैसले जो है वो गलत हो जाते हैं। यानी कि मान लो उससे कुछ लोगों को लाभ होगा, वो खुश होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या है उससे जो है दुखी हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं या फिर वो उससे गुस्सा और नाराज़ हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो फैसले हैं वो कैसे हो जाते हैं, गलत या खराब हो जाते हैं। तो बात तो सही है, लेकिन ये लोकतंत्र के तर्क में नहीं है। यानी कि फर्स्ट भी आपका इसमें लोकतंत्र के जो है पक्ष में नहीं है, सेकंड भी नहीं है। अब थर्ड देख लेते हैं, बहुत सारे लोगों की भागीदारी के कारण बेहतर निर्णय लेने की जो संभावना है वो अधिक हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि जब लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र में जो है लोगों का शासन होता है, लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन होता है। और वो क्या होता है, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं मान लो कोई फैसला लिया जाना है, तो जब बहुत सारे लोग मिलकर एक फैसले पर क्या है सोच विचार करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये संभावना ज़्यादा हो जाती है कि जो निर्णय है वो कैसा होगा, बेहतर होगा, जो निर्णय जो है वो अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, तर्क भी सही है और ये क्या है, लोकतंत्र के पक्ष में है। ठीक है, तो यानी कि इसका जो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थर्ड, यानी कि बहुत सारे लोगों की भागीदारी के कारण क्या है, बेहतर निर्णय लेने की जो संभावना है वो अधिक हो जाती है। चलिए, तो अब राइट ऑप्शन तो हमें मिल ही गया। अब हम फोर्थ ऑप्शन को भी फिर भी एक बार देख लेते हैं कि बहुत सारे लोगों की भागीदारी के कारण कई बार फैसले लेने में देरी हो जाती है। तर्क सही है, लेकिन ये पक्ष में नहीं है, ये भी विपक्ष में है। कि एक तरफ तो हमें फ़ायदा है कि जो निर्णय है, जो फैसला लिया जाना है वो कहीं ना कहीं क्या है, सही तरीके से लिया जा सकता है। लेकिन एक तरफ उसका नुकसान ये है कि उस फैसले को लेने में जब बहुत सारे लोगों से कोई भी सोच विचार किया जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें देरी तो होनी ही है। तो वही चीज़ है कि उससे फैसले लेने में क्या है, कभी कभार देरी हो जाती है। ठीक, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका थर्ड ही है। चलिए, देन आपका है नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के खिलाफ तर्क है। ठीक है, अब पहले हमने इसके पक्ष में देखा था, यानी कि जो लोकतंत्र को सही ठहराता है, और अब हम देखेंगे खिलाफ कौन सा है, यानी कि जो इसकी कहीं ना कहीं बुराई को दर्शाते हैं। तो सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, तो ऑब्वियस सही है, ये तो पक्ष में ही समझो एक तरीके के, भाई जनता के प्रति जवाबदेह, यानी कि जो भी काम यानी कि जनता ने कहीं ना कहीं सरकार को चुना है, तो सरकार भी उसके जितने भी कार्य हैं, जो भी जनता चाहती है उससे, जो भी जनता की इच्छाएं हैं उनके प्रति क्या है, वो जवाबदेह है, यानी कि उनको करने ही होते हैं। चलिए, तो ये तो इसका भाई एक तरीके से ये क्या है, पक्ष में तर्क है, खिलाफ तर्क नहीं है। या तो यानी कि ऑप्शन ये क्या है, गलत हो जाएगा। लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का एक बेहतर तरीका उपलब्ध कराता है।
तो ये भी क्या है, इसके खिलाफ तर्क नहीं है बल्कि लोकतंत्र के पक्ष में है। तो ये भी ऑप्शन क्या है, सही नहीं है। उसके बाद है लोकतंत्र में चुनाव लड़ाई जो होती है, चुनाव यानी कि चुनाव जब होते हैं तो उसमें जो चुनावी जो मुकाबला होता है वो बेसिकली क्या है, अधिक खर्चीला होता है, जिस कारण से भ्रष्टाचार की संभावना अधिक होती है। नेक्स्ट है आपका फिर लोकतंत्र में सरकार को बदला जा सकता है। अब लोकतंत्र में सरकार को बदला जा सकता है तो ये एक अच्छी चीज़ है। मान लो कोई भी सरकार अभी हमने चुन ली है, किसी कारण से 5 वर्ष में वो अच्छा काम नहीं कर पाई है, तो कहीं ना कहीं क्या है, अगले इलेक्शन में हम उसको बदल सकते हैं। तो ये भी क्या है, पक्ष में है, जो कि हमें यहाँ पर क्या है, खिलाफ देख रहे हैं। तो इस प्रकार से इसका जो थर्ड ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, वो क्या है, सही हो जाता है कि लोकतंत्र में चुनावी जो मुकाबला होता है, चुनावी जो लड़ाई होती है वो बहुत ज़्यादा खर्चीली होती है, बहुत ज़्यादा जो पैसा है उसमें खर्च होता है, और जिस कारण से क्या होता है, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार मतलब कि अभी जो सरकार है फिलहाल, अब उसको क्या होता है कि अगले इलेक्शन को लड़ने के लिए उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो कहीं ना कहीं वो उल्टे सीधे काम जो है करना शुरू कर देते हैं, उससे कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार है वो बढ़ जाता है। चलिए, अब आपका क्वेश्चन नंबर उसके बाद है 19, 19। इनमें से कौन सी शासन प्रणाली एक ज़्यादा जवाबदेह वाली व्यवस्था है? जो ये शासन प्रणाली है उसमें कौन सी एक ज़्यादा जवाबदेह वाली है? तो जवाबदेह का तो हमने भी देखा था कि जनता के प्रति, जनता के कार्यों के प्रति, जनता की इच्छाओं के प्रति जो है लोकतांत्रिक जो सरकार होती है वो क्या है, उसके प्रति जवाबदेह होती है। इसके बाद है आपका 20वां क्वेश्चन। इनमें से किस देश में अभी तक एक बार भी फौजी शासन, फौजी बोले तो सैनिक शासन या तानाशाही शासन व्यवस्था नहीं आई है? ये भी हमने देखा था कि 1930 में जब जो है ये जो देश है आपका कौन सा, मैक्सिको, जो इसका लास्ट ऑप्शन है 4th। तो 1930 में जब मैक्सिको जो है आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद वहाँ पर कभी भी किसी भी प्रकार की कोई फौजी या सैनिक शासन या फिर कोई भी जो तानाशाही शासन है वो नहीं आया है।